खुशामदीद गुलिस्तान न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 5 का 5। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हर दिन 5 बजे आपके सामने आते हैं। शाम को कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें देश दुनिया की खबरों से। आज भी कुछ अहम बातें होंगी। जम्मू कश्मीर की सियासत से लेकर दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी, तज़िया होगा, तबसरा होगा और आपकी बात को भी सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि आज सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ जो होगा वो उन 5 बड़ी खबरों से होगा जिन्हें अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर अभी तक सबसे ज्यादा शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है। और ये शेयरिंग और सब्सक्राइबिंग ने किन 5 वीडियोस को अभी तक ट्रेंडिंग वीडियोस में जगह दिलाई है, एक एक करके आपके सामने हम रख लेते हैं। तो चलिए जनाब, पहला वीडियो प्ले कीजिएगा और आपको बताते हैं कि पहला वीडियो 5 के 5 में क्या कुछ है। पहले वीडियो में मौसम का मिजाज है और मौसम के मिजाज ने दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कोहराम मचा दिया है। फिजाई सफर भी तातुल का शिकार हुआ। दिल्ली से परवाजें ताखीर से आई। जम्मू आते आते खबर यह आई कि जम्मू एयरपोर्ट पर भी धुंध का असर जो था वो खासा देखने को मिला और श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी सुबह सुबह धुंध का असर जो है वो खास नजर आ रहा था। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही अगर लगातार जारी थी, ताहम रफ्तार थोड़ी सी धीमी कई मकामात पर थी, क्योंकि धुंध का असर साफ नजर आ रहा था। और जम्मू कश्मीर से जब आप बाहर आएंगे, यानी पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली तक आएंगे, तो इसको पूरे कौमी शाहराह पर धुंध ने कहर मचा दिया था और कई मकामात पर एक्सीडेंट की खबरें भी आई हैं। इधर महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फिलहाल मौसम का मिजाज इसी तरीके का बना रहेगा। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सर्द लहर जो है वो देखने को मिलेगी। ताहम जम्मू कश्मीर के अंदर 11 तारीख और 12 तारीख को हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इधर महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक श्रीनगर का दर्जा हरारत 1.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जबकि पहलगाम के अंदर यही दर्जा हरारत 3.2 रिकॉर्ड किया गया था। कोकरनाग के अंदर 3.6 और गुलमर्ग के अंदर 4.4 डिग्री दिन में दर्जा हरारत को रिकॉर्ड किया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर शदीद सर्दी किस तरीके के दिन में है और रात में भी इस शदीद सर्दी में इजाफा हो रहा है और सुबह होते हुए कोहरा और फिर धुंध की वजह से मामूलाती ज़िंदगी भी दरहम बरहम होकर रह जाती है। यह पहली खबर थी जनाब जिसे आपने हमारे सोशल मीडिया पर देखा था। अब दूसरी खबर की ओर आते हैं जी, और ये दूसरी खबर भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि हवाई जहाज़ के अंदर बॉम्ब की खबर सामने आई और सुबह सुबह ये विजुअल्स और ये खबर सामने आने के बाद पूरे दिन इस पर तजिया तबसरा आपकी तरफ से रहा है और दूसरी बड़ी खबर के तौर पर आपने इसको बनाया है। ताहम खबर ये कि गोवा से जो चार्टर फ्लाइट मॉस्को की ओर रवाना हो रहा था, उसमें खबर आई ATS को कि जनाब बॉम्ब है, जिसके बाद गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उसको डाउन किया गया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने इस पूरे जहाज़ को तलाशी ली और वहाँ पर सफ़र करने वाले लोगों से भी पूछताछ की और 2-2.5 घंटे के मुसलसल मशक्क़त के बाद जब कुछ भी नहीं मिला तो उसके बाद उसको क्लियरेंस दे दी गई। लेकिन ये 2-2.5 घंटे के दौरान इस जहाज़ ने सुर्खियाँ पूरी दुनिया में बटोरी थी और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वीडियोज़ के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर इसको देखा जा रहा था। जो सस्पिशियस बॉम्ब कॉल आया था मॉस्को से, जो गोवा मॉस्को चार्टर फ्लाइट जो जा रहा था, जिसे जामनगर के अंदर गुजरात के अंदर बाद में उतारा गया था, और वहां पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने बारीक बीनी से इस पूरे जहाज की तलाशी ली थी। अच्छा जी, तीसरी खबर जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खबर सऊदी अरब से है और इसका ताल्लुक जो भारत से भी जुड़ रहा है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के बीच एक मुआहिदा तय पाया गया है जिसमें 1,70,000 से ज़्यादा आज़मीन हज इस साल फरीज़ हज 2023 के हवाले से जा सकते हैं। लेकिन सऊदी हुकूमत की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, साबिका पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है। सऊदी हुकूमत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो पाबंदियाँ कोरोना की वजह से मकामी सतह पर हरम के अंदर और हरम के बाहर लगाई गई थी और जिन लोगों पर पाबंदियां थी कि कितने हज़ार लोग आ सकते हैं हज के लिए मकामी तौर पर और उम्रे के लिए, उन सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है और माजी की तरह 2017-18 की तरह दोबारा हज को कराने के हवाले से इजाज़त सऊदी हुकूमत की तरफ से दे दी गई है। 2.4 मिलियन लोग फरीज़ हज अदा कर चुके थे 2020 में, जिसके बाद ये तादाद बढ़ रही थी, लेकिन 2022 में इसमें दोबारा कमी करनी पड़ी थी क्योंकि लगातार कोविड एक बार फिर सर उठा रहा था, जिसके बाद इंतज़ामिया ने वहाँ पर आज ये फैसला लिया। जब मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मुआहिदे तय पा रहे थे, कोटा को दिया जा रहा था, तो सऊदी इंतज़ामिया ने यह साफ कर दिया कि तमाम तर पाबंदियाँ कोरोना की ख़त्म कर दी गई है और माजी के हिसाब से ही लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग अब उम्रा
और हज के लिए आने वाले सालों में भी आएंगे। उसके बाद जनाब एहतिजाज, और ये एहतिजाज कोई नया नहीं है। किसी एहतिजाज को 200 दिन से ज़्यादा हो गया, कोई एहतिजाज 3 महीने से चल रहा है, कोई एहतिजाज पिछले 8-9 महीनों से चल रहा है, और ये एहतिजाज सारे चल रहे हैं जम्मू के अंदर। और जम्मू के अंदर जहाँ एक तरफ से कड़ाके की ठंड आज पूरे दिन देखने को मिली, वहाँ पर रहबर जंगलात, रहबर खेल और दीगर मुलाजमीन की तरफ से भी एहतिजाजों का सिलसिला जारी रखा गया। और ये एहतिजाजों का सिलसिला इसलिए जारी रखा गया, और उनका ये मानना था कि हुकूमती सतह पर जो बड़े फैसले लिए जाने चाहिए थे वो लिए नहीं जा रहे हैं, और जिसकी वजह से गोनागू की मुश्किलात बन रही, गोनागू मुश्किलात से इन्हें दो चार होना पड़ रहा है, और उनके मुस्तकबिल पर एक तारीखी सवाल जो है वो पैदा हो रहा है। और उस सवाल का हल ढूंढने के लिए जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातें भी हुई, ताहम अभी तक भी कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। इसी मामले को लेकर कल भी दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई थी, लेकिन उसका असर आज जम्मू के अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आया, क्योंकि एहतिजाजों का न थमने वाला सिलसिला आज भी जम्मू के अंदर जारी रहा है। CIC ऑपरेटर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, रहबर जंगलात, रहबर खेल और इस तरीके से कई अंजुमनों और इदारों की तरफ से एहतिजाजों का सिलसिला जारी रखा गया जम्मू के अंदर। पांचवी और अहम खबर आप देख रहे होंगे JNU की साबिक तलबा लीडर शैला रशीद को। शैला रशीद आज एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है। शैला रशीद ने ट्वीट किया था जी 18/8/2019 को, जिसमें आर्मी पर संगीन इल्जामात आयद किए गए थे, और उसके बाद से ही शैला रशीद पर मुकदमा दायर करने की बातें सामने आ रही थी। ताहम मुकदमा हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब दिल्ली इंतजामिया ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने उस दरख्वास्त को मंजूर किया है जिसके तहत शैला रशीद के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सेंक्शन किया है जी प्रोसिक्यूट करने के लिए शैला रशीद को 2019 के उन ट्वीटों के पस मंज़र में जो ट्वीट आर्मी के लिए किए गए थे, जिसमें उन्होंने काफ़ी संगीन इल्ज़ामात आर्मी पर लगाए थे कि किस तरीके से नौजवानों के घरों के अंदर घुसकर वहां पर तोड़फोड़ करके नौजवानों को अपने साथ लिया जा रहा है, और एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया गया था कि किस तरीके से मलाइन हो जी, आर्मी की इमेज किस तरीके से खराब हो, ये इल्ज़ाम था इन पर। और शुपियन वाले मामले पर भी उनका दूसरा ट्वीट आया था, और इन दोनों ट्वीटों ने उन्हें काफ़ी सुर्खियों में भी रखा था, लेकिन एक बार फिर वो आज सुर्खियों में तब आई जब लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करने का फैसला उनके खिलाफ ले लिया। चलिए जनाब, ये तो थी वो 5 खबरें जिन्हें अभी अब तक आपने खुद ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टॉप 5 हेडलाइंस में जगह दिलाई थी। लेकिन अभी तक की अहम और बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पुंछ राजौरी लाइन ऑफ कंट्रोल के उन इलाकों से जहां पर 1 जनवरी और जनवरी के पहले हफ्ते में काफी तनाव देखने को मिला। दर्जनों लड़के जख्मी हुए, जिनमें कुछ लोगों की मौत भी हुई। नामालूम मुख्तलिफ अफराद की तरफ से फायरिंग की गई। डांगरी का इलाका है, लेकिन खबर यह है कि इस पूरे इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है, और 50 से ज्यादा मुश्तबे अफराद से इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है। डोंगरी गांव के आसपास के इलाकों के अंदर जहां इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, वहीं पर खबर यह है कि विलेज डिफेंस गार्ड ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है, और वॉलंटियरली वो अपने अपने इलाकों की मुहाफिजत और हिफाजत के लिए खड़े हो रहे हैं। इधर पुलिस ने इस डांगरी इंसिडेंट में जो मिलिटेंट मुलविस है उनका पता देने वाले लोगों को 10 लाख रुपया नकदी इनाम देने का भी ऐलान कर दिया है। ताहम बड़ी बात यह है कि कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन लगातार दर्जन भर इलाकों के अंदर इस वक्त भी जारी है जब मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं, और इस लाइव ट्रांसमिशन के दौरान ही हमें यह इत्तला भी मिल रही है कि कम और बेश 50 लोगों से पूछताछ का सिलसिला जारी किया गया। इधर आज भी माइनॉरिटीज के कई लोगों की तरफ से यह इल्जाम आयद किया गया कि उनके घरों पर पत्थर मारे गए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी कई इलाकों के अंदर टाइट कर दी गई है। सीधे जमशीद मलिक के पास चलेंगे इस बड़ी खबर पर अपडेट लेने के। जमशीद, डांगरी का मामला है जहां पर लगातार सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही है, और खबर यह है कि 50 से ज्यादा मुश्तबे अफराद से पूछताछ जारी है और बड़े इलाके का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या कुछ अभी तक का लेटेस्ट अपडेट आपके पास है?
बिल्कुल गौर जराए सरकारी जराए से जो खबर सामने आई है वो बड़ी खबर जरूर इसलिए भी है क्योंकि 50 से ज्यादा लोगों को राजौरी के अंदर से राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों से डिटेन किया गया, जिनसे पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। और सरकारी जराए ने यह भी दावा किया कि इनसे पूछताछ के दौरान कोई कोई खास पुख्ता सबूत भी कुछ हाथ लगे हैं, जिसके बाद आगे काम शुरू कर दिया गया। क्योंकि राजौरी में 1 जनवरी को होने के बाद आने के बाद इसको बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, क्योंकि एलजीबी राजौरी पहुंचे थे और उसके बाद जिस तरह की खबरें सामने आई कि कठुआ, सांबा, उधमपुर और रियासी से स्पेशल पुलिस दस्ते जो है वो राजौरी के अंदर लाए गए, जिनमें 24 गांव को तकरीबन मुहासरे में लिया, जिनमें 12 गांव ऐसे जिनमें मखसूस तौर पर खास चेकिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जम्मू से कई पुलिस अफसरान को भी राजौरी में तलब किया गया, जो इस पूरे निगरानी कर रहे हैं, इस पूरे मुहासरे की और पूरे सर्च ऑपरेशन की जो निगरानी कर रहे हैं। इस तरह अगर हम देखें कि इस मामले में जहां तक जराये से जो खबर सामने आई कि पुलिस को कुछ ना कुछ सबूत हाथ लगे हैं जिस पर आगे काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इन मुश्तबा लोगों के देखे जाने की खबरें राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों से लगातार देखने को मिल रही है। देर रात को राजौरी के मुरादपुर इलाके से खबर की लड़की की तरफ से मुश्तबा अफराद देखे जाने की खबर सामने आई, जिसके बाद उस इलाके में तशरीफ पाई गई। उसके बाद राजौरी के अंदर की अगर बात करें तो राजौरी का एक गाँव है डनीतार, वहां भी एक घर पे देर रात को संगबाजी की। उसके बाद गौर एक बड़ी खबर ये थी कि रात को 2:45 पर एक कॉल मुझे महसूल हो रही है। वो कॉल मंजाकोट इलाके से है, जहां से एक शख्स ने मुझे फोन करके ये कहा है कि इसके घर के बाहर कोई इसके दरवाजे को धक्के दे रहा है और उसके घर पर लगातार संगबाजी भी की जा रही है। इस तरह के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं, मगर बड़ी खबर यह जरूर है कि 50 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया था। वहां से पुलिस को कोई सुराग जरूर मिला है जिस पर आगे भी काम किया जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर पहले ही बड़ी तैयारियां कर दी गई थी और जहां तक पुलिस की है, पुलिस की तरफ से पहले ही खसूसी टीमों की तश्कील दी गई थी जो पूरे इलाके में इन लड़कों का मायना कर रही थी। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कठुआ, सांबा, उधमपुर और रियासी से पुलिस के स्पेशल दस्ते भी तलब किए गए थे, जिनमें 24 गांव और बिलखसूस 12 ऐसे गांव हैं जिनको मखसूस तौर पर इलाकों को कड़ी निगरानी की जा रही है। और उसके साथ साथ पुलिस अफसरान भी जम्मू से तलब किए गए जो इस पूरे सर्च ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि पुलिस इस पर काफी एक्टिव नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें बीडीसी को लेकर, जैसा कल हमने खबर दिखाई थी कि बीडीसी के लोगों को अब ऑटोमेटिक हथियार दिए गए, 40 के करीब लोगों को हथियार दिए गए। और इस तरह देखें तो राजौरी या पहुंचो इनके कई इलाकों में जो लोग बीडीसी मेंबर हैं, वॉलंटियर हैं, वो देर रात को अपने इलाकों का खुद भी चेकिंग का सिलसिला उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है और पूरे इलाके की वो छानबीन भी लगातार करते नजर आ रहे हैं। गौर बहुत शुक्रिया जी जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि लगातार सिक्योरिटी ऑन टोज है और कोशिश की जा रही है कि उन मुश्तबे अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए जिन्होंने डांगरी के अंदर फायरिंग करते हुए इस दहशत को जन्म दिया। और अभी भी ये दहशत का माहौल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिल रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा दिल्ली की करते हैं क्योंकि दिल्ली से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि रात भर मशावरत और मीटिंगों के बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि दाखिला वजीर साहब यानी अमित शाह साहब खुद जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेंगे। और जो अभी डेवलप खबर हो रही है वो यही आ रही है कि 13 जनवरी को दाखिला वजीर अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर हो सकता है और जम्मू के अंदर जहां वो सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और दीगर मामलात के हवाले से यानी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ भी मशावरत कर सकते हैं। इधर लगातार कोर ग्रुप की मीटिंग्स का सिलसिला कल रात देर गए हुआ है। दिल्ली में 2 बड़ी बैठकें हुई हैं, जिसके बाद अभी तक की एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि दाखिला वजीर साहब 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, स्पेशली जम्मू प्रोविंस का दौरा करेंगे जहां पर वो सिक्योरिटी रिव्यू भी लेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे और बीजेपी कोर कमेटी के साथ साथ जो पसमानदागान है यानी जो विक्टिम वायलेंस के लोग हैं, विक्टिम ऑफ वायलेंस के जो अफराद हैं डोंगरी और पुंछ के, उनके साथ भी मुलाकात हो सकती है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त जो है वो सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे ने बात की थी साबिक वज़ीर आला कविंदर गुप्ता से, जानने की कोशिश की थी कि क्या कुछ सूरत हाल है और ये जो लगातार मशावरतें और मीटिंगें चल रही है इसके बाद सूरत हाल क्या कुछ है। कविंदर गुप्ता ने इशारों में ही इस बात की तस्दीक ज़रूर की है कि दाखिला वज़ीर अमित शाह का दौरा जम्मू मुतवक्का है, लेकिन ज़राया हमें बता रहे हैं 13 तारीख को ये दौरा एक्सपेक्ट है जी जम्मू कश्मीर का। तमाम लीडर दिल्ली में
अलग अलग नेताओं से मिलना है। कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और आज एक डेलीगेशन सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिला। लेकिन कल देर रात जो मीटिंग हुई है, आखिर उसमें क्या बातचीत हुई है, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता जी हैं। बातचीत करते हैं। सर, देर रात कल मीटिंग चली आप लोगों की, क्या इलेक्शन को लेकर कोई बातचीत हुई? पहला सवाल इसलिए क्योंकि इलेक्शन को लेकर के सबसे ज्यादा सुगबुगाहट सूबे में है, तो क्या बातचीत हुई इलेक्शन पर? देखिए, जहां तक इलेक्शन का सवाल है, पहले ही भारत सरकार की तरफ से वहाँ डिलिमिटेशन प्रोसेस चला, उसके बाद वोट बनने का प्रोसेस चला। अब जो वोटर लिस्ट है वो भी डिस्प्ले की गई। मुझे लगता है कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए एकदम से तत्पर है, तैयार है। तो लगातार हमारा कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहता है। जब भी इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी। कल देर रात तक मीटिंग चली है, क्या जो जिस तरह की वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर कोई चर्चा हुई? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के तमाम विषय जो करंट इश्यूज हैं उन पर बात हुई है। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी ने बड़े ध्यान से उन सभी बातों को सुना भी है और वो इस पर जम्मू कश्मीर पर लगातार उनका चिंतन रहता है। यही कारण था कि एक विशेष मीटिंग लगभग 1.5-2 घंटे ये अपने गृह मंत्री जी ने उसको सुना है और निश्चय ही जो बातें हुई हैं उनसे बहुत से अच्छे रिजल्ट निकल करके सामने आएंगे। बदलाव कुछ नजर आने वाला है? टारगेट किलिंग लगातार हो रही है, राजौरी में इतनी बड़ी घटना हो रही है, बाहरी लोगों को मारा जा रहा है, तो इस पर किस तरह से अंकुश लगेगा? देखिए, पाकिस्तान प्रायोजित ये जो आतंकवाद है, पाकिस्तान और जो ये डिफरेंट एजेंसीज हैं, ये समय समय पर अपनी रणनीति बदलती है। टारगेट किलिंग पिछले दिनों हुई, उसके बाद लिस्टें भी निकाली गई, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से उनको करारा जवाब दिया गया, उनको मार गिराया गया है। तो आगे से इस प्रकार की घटना ना हो, उसके बारे में चिंतन रहता है। जहाँ तक राजौरी की घटना का सवाल है, वहाँ पर बहुत सी सीआरपीएफ की, बीएसएफ की कंपनीज भेजी गई हैं और स्वयं गृह मंत्री जी वहां आकर के इसका जायजा लेंगे। तो स्वाभाविक बात है कि ये जो कविंदर गुप्ता बड़ी बात बता चुके हैं कि खुद वजीर दाखिला साहब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और वहां के हालात का जायजा लेंगे। और हमारे पास जो खबर है वो 13 तारीख की सामने आ रही है। बहरहाल, कांग्रेस इस पूरे मंथन को कैसे देखती है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा तो नहीं है जब मीटिंग का सिलसिला हो। साबिका दौर में भी, कांग्रेस टेन्योर में भी इस तरीके के हालात के भी मीटिंग्स होती थी और मीटिंग्स के बाद रिएक्शंस का सिलसिला बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकली इसे कैसे देखा जाए? रविंदर शर्मा साहब मेरे साथ कांग्रेस तर्जुमान ज्वाइन कर चुके हैं। रविंदर जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार ये जो मंथन कल से चल रहा है और जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कांग्रेस किस तरीके से इसको रेस्पॉन्ड करेगी? कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव? देखिए, अभी तक तो कंक्रीट कोई सामने नजर नहीं आया। अगर कंक्रीट होता तो बड़ा धमाका करके भाजपा और गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ जो है वो अनाउंस किया जाता कि ये काम किया जा रहा है। और बाकी ये कंजम्पशन के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए बहुत सी बातें कही जाती है, ना तो इलेक्शन के बारे में, क्योंकि ये इंटरनल मीटिंग थी। और कविंदर गुप्ता जी को अभी मैंने सुना, ना ही उन्होंने वेग सी बात कही है जो हमसे सुनते आए हैं कई सालों से, ये अच्छे से, ना उसके बारे में कोई रोड मैप या वो स्पष्ट बता पाए, ना ही किसी और मुद्दे पे तो वहां से कोई अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आया है। पार्टी के लोग मिलके अपनी बात करते हैं, रखते हैं, उन्होंने चिंता प्रकट की होगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन नतीजा क्या निकला हमने उसको देखना है। और अभी तक तो कोई ऐसा नतीजा जो है वो सामने ना बता पाए, ना कभी आ रहा है। वो आने वाले वक्त में देखेंगे क्या अमल होता है और किसके बारे में कार्रवाई होती है। आतंकवाद जो है उसका एक नया डायमेंशन, बहुत गंभीर डिजाइन जुड़ा है कि सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। और जो ये दावे करते थे कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी बहुत कम हो गई और जम्मू सूबा तो मिलिटेंटों से साफ हो गया, और उसके दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही इस तरह की गंभीर वारदातें हो जाना और उन एरिया में हो जाना जो पिछले 20-20 साल से, 22 साल से इस तरह की टारगेटेड किलिंग या इस तरह की हत्याएं जो माइनॉरिटी की खास करके दहशत फैलाने की और माइनॉरिटी को भगाने के लिए रुकी हुई थी, वो भी घटनाएं हुई हैं। कश्मीर वादी से तमाम माइनॉरिटी के लोग जो हैं, जो चाहे वो कश्मीरी पंडित मुलाजिम हो या दूसरे मुलाजिम है, वो पिछले 6 महीने से जो है सड़कों पे यहाँ है और सरकार उनको धमकियां देती है। अगर केंद्र सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन गंभीर होती तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव ना होता, और भाजपा अगर कामयाब होती तो इस तरह का बर्ताव ना होता। उन लोगों के लिए जब
कोई इस तरह की बात चिड़िया भी मरती थी पिछली सरकारों में। तो जिस तरह के बंद और जिस तरह के प्रोटेस्ट और जिस तरह की भाजपा की उसके बारे में चिंता रहती थी, आज उसके बावजूद ये हम समझते हैं कि कोई कार्रवाई और कोई कंक्रीट स्टेप उसमें लिया नहीं गया उनके राहत के लिए, उनके रिलीफ के लिए और उनको बचाने के लिए। और बाकी जो घटनाएं हुई हैं उस पर हमारी गहरी चिंता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी रविंद्र शर्मा जी ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए कि मीटिंग्स का सिलसिला तो हुआ है लेकिन कंक्रीट अभी तक कुछ नजर नहीं आया। हुआ होता तो शायद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। बहरहाल इसी खबर को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आज का दिन और कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और खबर इस वक्त की अहम और बड़ी जो आ रही है कि रात भर मिशन कश्मीर चलने के बाद अब सबकी नजरें कल सुबह पर भी है क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी का अहम तरीन इजलास जम्मू के अंदर होने जा रहा है जिसमें सभी इकाइयों को भी बुलाया गया है, यानी जितनी भी पार्टी एफिलेटेड यूनिट्स हैं सब वहां पर मौजूद रहेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वहां मौजूद रहेगा और पूरा मंथन किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बीच क्या कुछ लाइन ऑफ एक्शन बीजेपी का होना चाहिए। यहां पर खबर यह भी है कि एक और मीटिंग रात देर के भी होगी जो कोर कमेटी की मीटिंग होगी जिसके बाद कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जा सकते हैं। यानी पहले होम मिनिस्टर से मीटिंग, उसके बाद आज सुबह डिफेंस मिनिस्टर से मीटिंग, डिफेंस मिनिस्टर से मीटिंग के बाद सारे लीडर जम्मू के लिए रवाना हुए हैं और खबर यह है कि कल का पूरा दिन मंथन रहेगा, बैठक रहेगी, मीटिंग्स का सिलसिला चलेगा बीजेपी हेडक्वार्टर पर और दिल्ली से जो कुछ आदेश आए होंगे उन्हें लेटर एंड स्पिरिट अडॉप्ट करवाने के लिए पार्टी हाईकमान को तैयार कराएगी और पार्टी काडर्स को तैयार कराएगी पार्टी हाईकमान। सीधे जम्मू चलेंगे जी, हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मारूफ साहब भी है, तज्जिया निगार है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। कल रात को मिशन कश्मीर अमित शाह साहब की रेजिडेंस से शुरू हुआ, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर के घर तक मीटिंग हुई और अब खबर यह कि कल का पूरा दिन जम्मू के अंदर भाजपा का जो मुख्यालय है वहां पर मीटिंग्स होनी है। क्या कुछ अंदर की कहानी है, एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या है, क्या ये सेटल्ड मीटिंग है या कुछ और भी है जो आ सकता है सामने कल दिन में? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग हुई है और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर अब कल बीएल संतोष जो है वो आ रहे हैं जम्मू के दौरे पर और वो जम्मू में सभी आला नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। कोर ग्रुप के साथ अलग मीटिंग होगी। सुबह 10 बजे A4 रिजॉर्ट है उसमें कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। बड़ी बात यह है कि बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे आप जानते हैं कि ह्यूमन क्राइम मचा हुआ है एम्प्लॉइज को लेकर के। हालांकि कुछ लोग इसको राजौरी से जोड़ रहे हैं कि राजौरी के बाद इनको तलब किया गया, लेकिन इनकी पहले जो प्रपोज्ड मीटिंग थी 31 दिसंबर को थी, लेकिन किसी कारणवश गृह मंत्री अमित शाह मौजूद नहीं थे, इसलिए इस मीटिंग को 9 को किया गया। इसको राजौरी के साथ नहीं जोड़ सकता, लेकिन राजौरी को डिस्कस जरूर किया गया कि अपना पुंछ और राजौरी जो ट्विंस डिस्ट्रिक्ट है इसमें माइनॉरिटीज के घरों पर पत्थर क्यों फेंके जा रहे हैं या फिर आधार कार्ड देख करके सिलेक्टिव किलिंग की गई है, इस पर चर्चा की। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो एम्प्लॉइज रोड्स पर हैं वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। भाजपा की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई की इमेज लगातार धूमिल होती जा रही है, क्योंकि आप देखिए आपकी जब बीजेपी और पीडीपी की अगुवाई वाली सरकार कैबिनेट में ये फैसला लेती है कि रहबरे खेल लगाए जाएंगे और रहबरे जंगलात लगाए जाएंगे, उस कैबिनेट के फैसले को टर्न डाउन कर दिया जाता है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है खराब हो रही है और उस छवि को कैसे बनाया जाए, इसलिए कल बीएल संतोष जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कल बीजेपी के कोर ग्रुप ने अमित शाह से मुलाकात की। लेकिन अमित शाह ने जो कहा जी ये भी तो खबर आ रही है कि कुछ मेजर डिसीजन जो हैं वो कल रात देर गए तक बीजेपी की तरफ से सामने रखे जा सकते हैं, क्योंकि खबर ये है कि बीजेपी की लीडरशिप को कहा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिलिए, चीफ सेक्रेटरी से भी मिलिए और ये जो एम्प्लॉयज़ वाला इशू है उसको सेटल डाउन कराने की कोशिश वहाँ पर की जाए। तो किस तरीके से इन खबरों को हम देखें? देखिए, बहुत पोजीशन एम्बैरसिंग हो जाती है जब आप जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ बैठ जाते हैं और बैठने के बाद प्रोटेस्टर्स को आप इंश्योर करते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हमारी दिल्ली में बात होगी है। उसके तुरंत बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके विपरीत कुछ ऐसा फैसले आते, जैसे इन्होंने कहा था कि इनकी सैलरी रिलीज की जाए जो रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम है या फिर पीएम पैकेज के मुलाजिम है,
दूसरी ओर से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से एक फरमान आ जाता है कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाएगा उसको एक पाई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। यानी जब बीजेपी के आला नेता वर्कर्स के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ बैठ करके एश्योर करते हैं, दूसरे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दूसरे फरमान आ जाता है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो ट्यूनिंग थी वो मुझे लगता है वो ट्यूनिंग बनाने की जरूरत थी। वो ट्यूनिंग बनाने का प्रयास जरूर किया गया, अमित शाह के पास ये है, लेकिन अमित शाह ने जब दोबारा इनको कहा है कि जाकर के आप सीएस से मुलाकात कीजिए, एलजी मनोज कुमार सिन्हा से बात कीजिए, इट मींस कि देयर इज समथिंग फिश, कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये चाहते थे करवाना गृह मंत्री अमित शाह से, लेकिन अमित शाह ने कहा कि आप प्रॉपर चैनल के माध्यम से आए, क्योंकि ये बाईपास तो जरूर किया गया है और खुद ये कहा जाता है कि बाईपास किया गया और डायरेक्ट अमित शाह से मुलाकात की है, लेकिन अमित शाह ने रास्ता इनको दिखा दिया कि आप बाया बठिंडा ना आए, बराबर उसी रास्ते से जो इख्तियार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात सियासत की हो रही है तो इस भी जरा उमर अब्दुल्ला की भी बात आपको बताते चले, क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी आज काफ़ी दिनों बाद मैदान में आए। अगरचे एक ताज़ियती मजलिस से उमर अब्दुल्ला खिताब कर ताज़ियती मजलिस में शमूलियत के लिए साउथ कश्मीर चले गए थे, लेकिन वहाँ पर ज़राए अबलाग से उन्होंने बात की और उमर अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाना या ना करवाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दायरे इख्तियार है, हम भीख नहीं मांगेंगे। यह जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और उन्हें इस हक को दिया जाना चाहिए। उमर ने आज साफ किया कि मौजूदा हालात के बीच जिस तरीके से हथियारों को बांटा जा रहा है वो दरअसल भाजपा की बड़ी नाकामी है और यह साबित साफ होकर सामने आ रही है। वीडीसीज को ट्रेन करना, उनको फिर से बंदूकें थमाना, ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से ये वो कबूल कर रहे हैं कि जो 2019 में बाकी मुल्क के साथ वादे हुए थे वो वादे अधूरे रह गए। 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों रजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है और गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इक़दाम उठाने जो इनकी मजबूरी बन गई है। जी, तो सर इलेक्शंस नहीं होंगे तो नहीं होंगे ना जी। हम भिखारी नहीं हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग भिखारी, कश्मीरी भिखारी नहीं हैं। इलेक्शन हमारा हक है, लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगेंगे। हम अपना झोली नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। इनको देने होंगे हमें इलेक्शन दे दें, नहीं देने होंगे ना दें। हम भिखारी नहीं हैं और इलेक्शन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। तो कभी लैंड वाले से जानते तभी तो ये इलेक्शन नहीं चाहते ना, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को तंग करना चाहते हैं। ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के जख्मों पर ये मरहम लगाएं, इन लोगों को पता नहीं कि ये शौक क्यों पड़ गया है कि लोगों को और ज़्यादा तंग करना। जहाँ पे इनको मौका मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं। इसीलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी। ये लोग सिर्फ तंग करने में लगे हुए हैं और सिर्फ जख्मों पे नमक और मिर्ची छिड़कने में लगे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, किस तरीके से तनकीदी बयान आज उनकी तरफ से बड़े दिनों बाद देखने को मिला। कहा कि हम भीख नहीं मांगेंगे, चुनाव करवाना होगा, हमारा हक है। जब गवर्नमेंट चाहे तो चुनाव करें, लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं जो लगातार मरकज़ के तरफ से लिए जा रहे हैं और इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर किए जा रहे हैं। बहरहाल फैसलों की बात हो रही है तो आपको एक और बड़े फैसले से भी बाखबर करें। फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से लिया गया है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपने बड़े फैसले के तहत ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के अफसर को अटैच कर दिया है और ये अटैचमेंट उनकी इसलिए कर दी गई है क्योंकि गुज़श्ता दिनों डिस्टेंस मोड को लेकर एक बयान उनकी तरफ से सामने आया था, जिसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को फिलहाल अटैच कर दिया है और इंचार्ज ये खबर जो है वो सामने आ रही है कि जो बयान दिया गया था वो जी वायलेशन ऑफ सम रूल्स था और सही तरीके से उसको नहीं लिया गया था और यही वजह कि फिलहाल अटैच कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ विद इमीडिएट इफेक्ट। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से
कि एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है जी, जो इस पूरे मामले की तहकीक करेगी। 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपनी रिकमेंडेशन हुकूमती इदारों के सामने रखेगी। पीजी डिग्री डिस्टेंस मोड के ज़रिए से जो मामला सामने आया था, उसको लेकर एक कम्युनिकेशन सामने आया था, एक बयान सामने आया था, उसके बाद ही हुकूमती इदारे हरकत में आए। क्या कुछ असल कहानी है और असल हकाइक है, सीधे चलेंगे अपने आउटपुट एडिटर सनम एजाज जी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। सनम, ये जो बड़ा फैसला है कि ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के अफसर एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के अंदर एक अहम तरीन ओहदा है, उसको अटैच किया जा रहा है। और अटैचमेंट की कहानी जो हमें दिल्ली बताई जा रही है वो ये है कि जनाब जो गुज़श्ता दिनों ऑनलाइन मोड वाले पे बयान आया था, उसको लेकर हुकूमती सतह का मौक़िफ़ अलग था, अफसर साहब का मौक़िफ़ अलग था, और तालमेल न होने की वजह से अब इंक्वायरी की बात आ रही है। क्या कुछ यही खबर है या खबर के अंदर की कहानी कुछ और भी है? देखिए गौर, हमने अक्सर सुना है कि हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात, और इस कहानी में हम उसी तरह से ले सकते हैं कि ऊपर का हुक्मनामा आया, उस हुक्मनामे को इम्प्लीमेंट किया, ऊपर बाद में पता चला कि कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसको मनसूख कराना पड़ा, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं फेस सेविंग है, तो फेस सेविंग के लिए क्या कुछ करना है, यही कुछ कहानी इसके निकल के आती है। मैं जब सुबह से ऑर्डर हुआ, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो जॉइंट डायरेक्टर है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन के जॉइंट उनको अटैच किया जा चुका है। इस खबर के बाद मैंने पूछा, मैंने सिविल सेक्रेटरीट में बात की, मैंने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में बात की, कुल मिला के बात यही निकल के आती है। यूजुअली कश्मीर में या जो जितने भी अहदेदार हैं वो ज़्यादा खुल के बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ये भी कहना होता है कि भाई आजकल के हालात, वो अक्सर इस तरह की वो शिकायत करते रहते हैं। लेकिन उस सारे के बीच में जब पता किया सेक्रेटरीट, सिविल सेक्रेटरीट से लेके यहाँ तक, तो मालूम निकल के आया कि हुक्मनामा ऊपर से ही है और ये पहले का हुक्मनामा है, लेकिन इन साहब को भी याद आ गया था कि हुक्मनामा आया है, बहुत पहले से आया है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट कराने के लिए हुक्मनामे पे नीचे जो है उसको फॉरवर्ड कर दिया, उसको बाज़ाब्ता तौर पे वो कर दिया। तो वहाँ पे आ गया कि उस टाइम जब ये नया इन्होंने उसको कॉपी फॉरवर्ड किया तो उस टाइम अथॉरिटी से नहीं पूछा। असली वजह वही है कि आपने अगर ऊपर से हुक्मनामा आया था तो आपने कॉपी फॉरवर्ड करते हुए कंसर्नड जो अथॉरिटीज़ उनसे अप्रूवल नहीं लिया है, तो उसी चीज़ को लेकर अटैच किया गया है और कार्रवाई के हवाले से आगे बताया गया है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि डिस्टेंस एजुकेशन मोड वाला मामला जो गुज़श्ता दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, जिसके बाद खुद नाज़िम तालीम सामने आए, उन्होंने वजाहती बयान दिया और उसको स्पेसिफाई करने की कोशिश की। ये दरअसल उसी पस मंज़र में का ऑर्डर है और उसी चीज़ को आगे देखा जा रहा है। बिल्कुल गौर, इसको वही ऑर्डर है और उसी पस मंज़र में इसको आगे लेके जाया गया था। और फिर जब रिजल्टमेंट आ गई तो कहीं ना कहीं फेस सेविंग की भी ज़रूरत थी और फेस सेविंग में ये सब कुछ आज होते हुए दिखा गया। और जब मैंने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था कि 5-10 दिन का मामला है, साहब दोबारा वापस आ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सारे मामले पे ये जो मामला देखने को मिला है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सनम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चलते चलते तरह एक और बड़ी खबर से भी आपको बाखबर करे, और खबर वादी कश्मीर की है, बल्कि एंटायर जम्मू कश्मीर की है, जहां हम लगातार इस बात पर आपके साथ बात करते हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर का निज़ाम बेहतर बनाया जा रहा है। और अब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने भी एक बड़ा फ़ैसला लिया है। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से जो फ़ैसला लिया जा रहा है वो ये है कि तकरीबन 200 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लाई जा रही हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। और उन गाड़ियों को चलाने के लिए जहाँ नए वर्कशॉप्स और ह्यूमन रिसोर्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, चार्जिंग पॉइंट्स को बनाया जा रहा है और दीगर चीज़ों को किया जा रहा है, वहीं पर यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि नई गाड़ियों के आने से शहर के अंदर जो कंजक्शन है और जिस तरीके की सूरत हाल है, इससे कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। एक तरफ से इस खबर को ऐसे देखा जा रहा है और दूसरी तरफ से खबर यह है कि जो ट्रायल मोड पर गाड़ियां लाई गई थी गुज़श्ता साल के दौरान, वो ख़राब हुई है और पिछले 8-9 महीनों से गैराज के अंदर गाड़ियां बंद पड़ी हैं, चल नहीं रही है। तहकीक करने के बाद पता लगा कि जनाब गाड़ी को ठीक करने के लिए जिन औजारों की ज़रूरत है, जिन इंजीनियरों की ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के पास न तो वो औजार है और ना ही वो इंजीनियर है। यही वजह है कि पिछले 5-6 महीनों से कुछ गाड़ियां साइडलाइन कर दी गई हैं, ऑफ रोड कर दी गई हैं। तो अगर एक तरफ से 200 या 400 गाड़ियां लाने की बातें हो रही है, दूसरी तरफ से हमारे पास प्रिपरेशन ही नहीं है, तो क्या ये स्टेट एक्सचेकर पर एक और बार तो नहीं है, एक और कार्य ज़रब तो नहीं है? एक बड़ा सवाल है। समझने के लिए श्रीनगर चलेंगे, मेरे साथ फैसल रियाज ज्वाइन किए हुए हैं। फैसल, अपडेट कीजिएगा कि खबर अच्छी है
कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अब हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाएंगे जी, इससे माहौलियात बेहतर रहेगा, फिर गाड़ियां चलेंगी शहर के अंदर, कुछ दिनों हमने वो भी देखा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चार्जिंग से लेकर गाड़ी ठीक करने तक और उसके बाद मेंटेनेंस का पार्ट कितना हमारे पास इस वक्त है? आपका रिसर्च, आपकी तहकीक क्या कुछ कह रही है? देखिए गवर, अगर हम इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें तो आपने खुद ही बताया था कि माहौलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको लाया गया था। जो एयर पोल्यूशन देखने को मिला उसको वो कम होगा और फिर ये गाड़ियां जो है यहाँ पे लाई गई थी। पहले 20 गाड़ियां जो कश्मीर के लिए लाई गई थी, 20 जम्मू के लिए लाई गई ट्रायल बेसिस पे, और एक पूरा जो है एग्जामाइन करने के बाद ही इन बसेस को जो है ग्रीन सिग्नल दिया गया था, आप रोड्स पे अप्लाई कीजिए। तो उसके बाद ही जो हम तक इन्फॉर्मेशन आया है, हमने SRTC डिपार्टमेंट में जाके या इन SRTC यार्ड में जाके पता लगाया है कि वहां पे पता चल रहा है कि इनिशियल डेज में ही करीबन 5 बसें जो है वो बैठ गई थी। 20 में से 5 बैठ गई थी। उसके बाद कुछ महीनों के बाद मजीद और 3 जो है वो बैठ गई थी, जिनका एयर कंप्रेसर जो है बैठ गया था। और इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि एयर कंप्रेसर जो है बदलाने के लिए इंजीनियर को बाहर से लाना है, और इसके साथ साथ जो एयर कंप्रेसर ये भी बाहर से लाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है और ज्यादा पैसे इसमें लगते हो। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है श्रीनगर के इन बसेस की, 20 में से सिर्फ 12 बसें ऑपरेट करती है और 8 जो है पिछले 8-9 महीने से SRTC यार्ड में पड़ी हुए, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं किया। हमने हालांकि पूछा भी था वहां पे कई लोगों से कि क्या वजह रही, क्यों अभी तक ये ठीक नहीं हुई। उन्होंने बोला कि इनका इंश्योरेंस चल रहा है, जैसे ही कंपनी पार्ट्स देगी उसके बाद ही इनको जो है ठीक किया जाएगा, उसके बाद इंजीनियर्स आएंगे और इनकी जो है मरम्मत की जाएगी। आपने जिस तरह से खुद कहा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो टैक्स को किस तरीके से खराब किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, जो टैक्स देता है उस पैसे को कैसे जाया किया जाता है। आपको मैं बता दूं, इन गाड़ियों का जो कॉस्ट है तकरीबन 80 लाख के करीब है और चार्जिंग पॉइंट मिला के ये करीबन 1 करोड़ रुपए की बस बनती है। आप खुद देख सकते हैं इस वक्त जो 8 करोड़ रुपए है वो पूरी तरीके से SRTC यार्ड में बैठे हुए डिफंग हो चुके हैं। और आपने खुद भी बताया है कि 200 बस अभी मस्जिद आ रहे हैं कश्मीर के लिए, 200 और जम्मू के लिए 200। आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये 20 बसें मेंटेन नहीं हो पाई तो कैसे एक अबंडेंस ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक इंजीनियरिंग विंग होनी चाहिए जो कि इन बसेस को जो है ठीक कर सकती है यहीं पे, न कि बाहर से हमें बुलाना पड़े इंजीनियर जो इन बसेस को ठीक करेगा। सबसे पहले तो फॉल्ट यही है। दूसरा ये है कि ये जो बस अच्छा, जल्दी से जरा एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाया गया, लेकिन सरकार ने जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट्स रखे हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ बड़ी गाड़ियां नहीं है, छोटे स्कूटर्स को भी इलेक्ट्रिक कर दिया गया, 3 व्हीलर्स को लगाया गया है। तो क्या जम्मू कश्मीर के जाविये से जब मैं इस खबर को देखता हूं तो क्या इस तरीके के चार्जिंग पॉइंट्स कहीं पर खड़े किए गए हैं अभी? देखिए गौर भाई, आपको पता होगा कि जैसे ये बसेस लाए गए थे उस टाइम एक चार्जिंग पॉइंट लगाया था बेमना में, उसके बाद कुछ महीने बाद एक और पॉइंट लगाया था लाल चौक में। आपको ये भी बता दें कि 2021 अगस्त में ये सामने आया था कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया सोच रही है कि 25 और भी हम ये EV स्टेशन लगाएंगे जहां पे इन बस को चार्ज किया जाएगा, लेकिन अभी तक उन 25 का नामो निशान नहीं है। हालांकि कागजों पर अभी है, बताया जा रहा है कि 25 आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे उसका अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं है कि वो कब आएंगे। फिलहाल इनको चार्ज एक ही जगह करना पड़ता है, लाल चौक में करना पड़ता है, और उसके बाद जैसे ये एक बार वहां से निकलती है और दूसरी बार वहां पे आते हैं तो फिर चार्ज कर, यानी एक टाइम पे ये सिर्फ एक बार अपनी डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, उसके बाद वहां से जैसे ही वापस आएंगी बसेस फिर उनको चार्ज करना है। यानी चार्जिंग स्टेशन भी हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स गाड़ियों को ठीक करने के लिए होना चाहिए था वो भी नहीं है। मजीद गाड़ियां आ रही हैं और जो पहले गाड़ियां लाई गई थी उनमें भी कुछ गाड़ियों को हमने ऑफ रोड इसलिए कर दिया है क्योंकि माइनर डिफेक्ट आया है और डिफेक्ट अभी तक ठीक नहीं हुआ है। निज़ाम इस तरीके का जम्मू कश्मीर का। फिलहाल 5 के 5 में इस वक्त मेरे साथ बस इतना ही। बने रहेंगे हमारे साथ, खबरों, तस्दीकों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार देखिएगा ग्राउंड रिपोर्ट।